हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक टेरिफाइंग कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है नॉइस। ये फिल्म डायरेक्टर किम जो जिन की डायरेक्टरल डेब्यू है। और दोस्तों, ये फिल्म जून 2025 में ही रिलीज़ हुई है और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। फिल्म ने 1.7 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स देखे हैं और 12 मिलियन कमाए हैं। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर और सुपरनैचुरल थ्रिलर पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलो शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है जूही के साथ, जो अपने नए अपार्टमेंट में रहती है। लेकिन दोस्तों, एक मिस्टीरियस और अनबियरेबल नॉइस उसकी ज़िंदगी को नाइटमेयर बना रही थी। ये आवाज़ उसके अपार्टमेंट के बीच के फ्लोर से आ रही थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जूही को ही सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी अनबियरेबल है कि जूही पागल होने लगती है। जूही डेस्परेटली हर वो चीज़ ट्राई करती है जिससे कि ये नॉइज़ बंद हो जाए। इवन वो अपने रूम की साउंड प्रूफिंग भी करवा लेती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। और फिर एक दिन अचानक से डे लाइट में ही जूही मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो जाती है। किसी को नहीं पता चलता कि अचानक से जूही कहाँ डिसअपेयर हो गई। अगले ही सीन में एंट्री होती है जॉय यंग की, जो कि जूही की बड़ी बहन है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जॉय यंग एक हियरिंग इम्पेयर्ड वुमेन है जो हियरिंग एड यूज़ करती है। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, तो इसे याद रखना। जॉय यंग एक फैक्ट्री में कंट्री साइड में काम करती है और वो फैक्ट्री के ही डोमेट्री में रहती है। जब उसको पता चलता है कि जूही मिसिंग है तो वो तुरंत ही अपार्टमेंट में आ जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, जहाँ पुलिस कम्प्लीटली अनहेल्पफुल है क्योंकि वो केस को सीरियसली नहीं लेते। तो जो यंग डिसाइड करती है कि वो खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगले ही सीन में जॉय यंग जूही के अपार्टमेंट में मूव करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसके साथ है की हुन, जो कि जूही का बॉयफ्रेंड है। अपार्टमेंट की एटमॉस्फेयर का बात करें तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। यहाँ आकर जू यंग ओवरक्राउडेड बिल्डिंग्स, हर अपार्टमेंट से आती हुई अजीब सी नॉइस और लोगों का स्ट्रेस्ड और एग्रेसिव बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर भी अपनी बहन को खोजने के लिए वो नेबर से पूछताछ करती है। तब उसे सबका शॉकिंग रिएक्शंस मिलता है। सभी लोग हिस्टेरिकल हो जाते हैं। कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने आप में ही बिजी थे। कोई भी जूहे के बारे में बात नहीं करना चाहता था। अब एंट्री होती है एक टेरिफाइंग नेबर की, जो जू योंग के अपार्टमेंट के नीचे के फ्लोर में ही रहता था। ये कैरेक्टर इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भी सेम वैसी ही आवाज़ सुनाई देती थी जैसी जूही को सुनाई देती थी। उसे लगता है कि ये जो भी नॉइस है वो जू यंग के अपार्टमेंट से आ रही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके जू यंग के पास जाकर उसे डेथ थ्रेट देता है और कहता है, अगर तुमने इस नॉइस को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे माउथ रिप्ड ऑफ कर दूंगा। दोस्तों, ये सीन बहुत इंटेंस है क्योंकि अपार्टमेंट में रहने वाले जो भी लोग हैं वो अपने मेंटल पीस के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते थे, यानी कि बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते थे। मतलब जस्ट इमेजिन करो, जॉय यंग जिसने अभी जस्ट शिफ्ट किया है और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है अपनी मिसिंग सिस्टर को लेकर, और ये आदमी आ जाता है थ्रेट देने के लिए। मतलब लिटरली वो बोल रहा है कि वो उसका मुंह फाड़ देगा। तो अब जॉय यंग की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उसकी बहन भी मिसिंग है, पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही, नेबर भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, और अब ये साइको नेबर उसको थ्रेटन करने आ जाता है। मतलब कंप्लीट नाइटमेयर। और यहाँ से ही फिल्म का रियल हॉरर बिगेन होता है। रिमेंबर, जॉय यंग को हियरिंग प्रॉब्लम था, राइट? तो वो लॉजिकली सोचा जाए तो उसे नॉइस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं सुन सकती है ना। लेकिन एक रात जॉय यंग अपार्टमेंट में अकेली थी और अचानक वो फील करती है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। पहले तो उसे एक सबटाइल साउंड सुनाई देती है, जो कि शायद इमेजिनेशन भी हो सकती है, पर वो वॉइस धीरे धीरे थोड़ा क्लियर होता है और फिर अचानक से बूम, एक ऐसी आवाज़ की शुरुआत होती है जो लिटरली उसके ब्रेन को नम कर रही थी। और दोस्तों, यह फिल्म का साउंड डिज़ाइन कमाल का है। मतलब थिएटर में जब लोग फिल्म देखने गए होंगे तो लोगों ने एक्चुअली कंप्लेन की होगी कि ये साउंड फिजिकली हर्ट कर रही है। लेट इट बी।
जॉ यंग अपनी हियरिंग एड्स निकाल देती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ये नॉइज़ एक्सटर्नल नहीं, ये डायरेक्टली उसके परसेप्शन में आ जाती है। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जॉ यंग के पास एक स्पीच रिकॉग्निशन ऐप होता है जिससे वो साउंड को डिटेक्ट कर सकती थी। वो उस ऐप को यूज़ करती है और साउंड को रिकॉर्ड करने लगती है, और जब वो प्लेबैक सुनती है तो उसे एक टेरिफाइंग साउंड रिकॉर्ड हुई सुनाई देती है। मतलब ये हेलुसिनेशन तो नहीं हो सकता, मतलब रियल है। लेकिन सबसे क्रीपी बात यह है कि जब वो अपने नेबर्स को ये साउंड सुनाती है तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो कहते हैं कि कहाँ कुछ भी तो आवाज़ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है क्या? मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, पहले उसकी बहन जूही को और अब जू यांग। अब फिल्म शिफ्ट होती है प्योर सुपरनैचुरल हॉरर में। जॉ यंग को एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होने लगता है। जैसे रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो फील करती है कि उसके रूम में शायद कोई और भी है। उसे एक डार्क शेडो दिखता है, नॉट अ पर्सन, नॉट अ क्लियर फिगर, जस्ट अ डार्क इवल शेडो। जब वो किचन में पानी पी रही होती है तो उसे अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगता है, और जब लाइट वापस आती है तो उसे उसके पीछे कुछ मूव करता हुआ दिखाई देता है। जब वो बाथरूम में जाती है और मिरर में देखती है तो उसे खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखता है, पर ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद नहीं है बल्कि उसकी ही स्किन ओढ़े हुए कोई और खड़ा है। और सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग वो नॉइस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। अब सिर्फ आवाज़ नहीं, फिजिकल इफ़ेक्ट भी हो रहा था। जॉ यंग की नोज़ से खून आने लगता है, कानों में दर्द और सीवियर हेडेक होने लगता है। मतलब ये नॉइस लिटरली उसे हार्म कर रही थी। और फिल्म ब्रिलियंटली ये कंफ्यूज करती है ऑडियंस को कि ये रियल है या फिर जॉ यंग का बस एक इमेजिनेशन। कहीं वो पागल तो नहीं हो रही, ऐसा कुछ। क्योंकि देखो उसकी बहन को भी सेम सिम्टम्स थे, मतलब वो सेम चीज़ें क्लेम कर रही थी। तो क्या जो योंग भी वही मैडनेस को ही शिकार हो चुकी है, या ये रियली कुछ सुपर नेचुरल है? इतनी सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटी को फील करने के बाद भी जॉ यंग इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। और दोस्तों, यहाँ जो चीज़ें डिस्कवर होती है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। पहले तो वो बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि पिछले 5 सालों में 3 लोगों की मिस्टीरियस डेथ हो चुकी है, 7 लोग मिसिंग हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं, काउंटलेस नॉइस कंप्लेन एंड मेंटल ब्रेकडाउन के केसेस आई है। मतलब ये बिल्डिंग लिटरली एक डेथ ट्रैप है। फिर वो जूही के पर्सनल बिलोंगिंग्स चेक करती है और उसे मिलती है एक डायरी। इस डायरी में जूही ने लिखा है अपने लास्ट डेज के बारे में। उसने लिखा है, द नॉइस इज गेटिंग वर्स, आई कांट स्लीप, आई कांट ईट, इट्स लाइक समथिंग इज कॉलिंग मी एंड पुलिंग मी, आई सी थिंग्स इन वॉल, फेसेस, स्क्रीमिंग फेसेस। मतलब जूही कम्प्लीटली टॉर्मेंटेड थी बिफोर डिसअपेयरिंग। जूही फिर बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है जो कि फॉरबिडन एरिया है, और यहाँ दोस्तों एक क्रीपी डिस्कवरी होती है। बेसमेंट में ओल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, अबेंडेंड फर्नीचर और सबसे क्रीपी मार्क्स ऑन द वॉल। दीवार में काफ़ी सारे स्क्रैचेस, हैंडप्रिंट, जैसे कोई डेस्परेटली कोशिश कर रहा हो एस्केप करने के लिए। और फिर जॉ यंग को मिलती है एक ओल्ड न्यूज़पेपर क्लिप। इस न्यूज़पेपर में लिखा है कि 15 साल पहले इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम एक एक्सीडेंट हुआ था। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का मिस्टीरियस डेथ हो गया था। बॉडी मिली थी क्रश्ड हालत में, और ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। लेकिन लोकल रूमर्स कहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये समथिंग एल्स था, मतलब कुछ और। तो अब पीसेस फिट होने लगे हैं। एक्चुअली में ये बिल्डिंग कर्स्ड है। दोस्तों, यह फिल्म बहुत क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। देखो, ये फिल्म सिर्फ गोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है साउथ कोरिया की प्रॉब्लम्स को। साउथ कोरिया में स्पेशली बिग सिटीज़ लाइक सियोल में हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है। यंग पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रॉपर हाउसेस, तो वो टाइनी अपार्टमेंट में, क्राउडेड बिल्डिंग्स में, पुअर साउंड इंस्टॉलेशन के साथ, विदाउट प्राइवेसी और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं। और इसी वजह से उन्हें मेंटल
हेल्थ प्रॉब्लम, एग्रेसिव बिहेवियर, लॉस ऑफ एम्पैथी, सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे नेबर एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है कि किसी की मदद नहीं करना चाहते। एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। डाउनस्टेयर नेबर जो जो यंग को थ्रेट कर रहा था, वो भी एक्चुअली एक विक्टिम है। वो भी इसी नॉइस से परेशान है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। तो फिल्म ये क्वेश्चन राइज करती है, असली हॉरर है क्या, गोस्ट या मॉडर्न सोसाइटी का ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट? मे बी सुपरनैचुरल एक मेटाफोर है इस सोसाइटी का पावरफुल मैसेज, राइट? तो आते हैं फिर से मूवी की तरफ। तो जो जू यंग का इन्वेस्टिगेशन था वो ऑलरेडी सब कुछ कनेक्ट कर चुका था और एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया था। पता चलता है कि जिस वर्कर की डेथ हुई थी कंस्ट्रक्शन के टाइम, उसको एक्चुअली डेलिबरेटली हार्म किया गया था। ये कवरअप था, बिल्डर्स ने सेफ्टी वायलेशन किए थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने सब कुछ हाइड कर दिया। ये नॉइस जो जूही और जू यंग को सुनाई दे रहे थे, ये एक्चुअली रेस्टलेस स्पिरिट की आवाज़ थी। वो वर्कर्स के स्पिरिट ट्रैप्ड है इस बिल्डिंग में। जो लोग डिसअपेयर हुए हैं उन्हें भी सेम नॉइस सुनाई दे रही थी। स्पिरिट ने उनको टारगेट किया क्योंकि वो सेंसिटिव थे, मतलब जिनकी मेंटल स्टेट ऑलरेडी ख़राब थी। जूही भी इस कर्स का विक्टिम बनी। नॉइस ने उसे भी पागल कर दिया। या तो वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी या फिर स्पिरिट उन्हें लेके गए अपने साथ। और अब जो जू यंग नेक्स्ट टारगेट थी, लेकिन वहाँ ट्विस्ट है। जो यंग को एक एडवांटेज है कि जूही के पास नहीं था। जू यंग को हियरिंग प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकली वो कम्प्लीटली साउंड नहीं सुन सकती है, तो शायद वो कर्स से बच सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुपरनैचुरल फोर्स फिजिकल लिमिटेशन नहीं मानते, वो डायरेक्टली परसेप्शन में घुस रहे थे। अब जोयंग के पास एक चॉइस है, भागना या लड़ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक लेयर और ऐड होता है। रिमेंबर वो जो डाउनस्टेयर नेबर जो जोयोंग को थ्रेटन कर रहा था, अब पता चलता है कि उसकी रियल स्टोरी क्या है। वो बंदा भी एक्चुअली एक विक्टिम है। उसको भी ये नॉइस सुनाई दे रही थी और वो स्लोली पागल होते जा रहा था। एक सीन में जोयोंग उसके अपार्टमेंट में जाती है, जो कि एक्चुअली एक रिस्की मूव था। वहाँ वो पाती है कि उस बंदे का अपार्टमेंट कम्प्लीटली मेस है। वॉल पे स्क्रैचेस है, विंडो सील्ड है साउंड प्रूफिंग के लिए, और सबसे क्रीपी चीज़, वॉल्स पे हर जगह लिखा था मेक इट स्टॉप, मेक इट स्टॉप, मेक इट स्टॉप। मतलब वो भी डेस्परेटली कोशिश कर रहा था इस नॉइज़ को बंद करने के लिए। और फिर जोयंग के सामने आता है कि ये बंदा विलन नहीं है, एक्चुअली ये भी एक विक्टिम है। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि डेंजरस बन चुका है बाकियों के लिए। एक कन्फ्रंटेशन सीन होता है जहाँ वो बंदा जूयंग के ऊपर अटैक करता है और वो चिल्लाकर कहता है कि तुम उसे वहाँ लेकर आई हो, तुम और तुम्हारी बहन ने उस ईविल को यहाँ लेके आया है। मतलब वो ब्लेम कर रहा था जोयंग और जूही को। ये सीन बहुत इंटेंस है, फिजिकली फाइट, इमोशन ब्रेकडाउन और सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन हॉरर है। क्योंकि देखो ये बंदा कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान था जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही मॉन्स्टर बन गया था। तो अब जोयंग डिसाइड करती है कि बस इनफ इज़ इनफ, वो इस कर्स को एंड करेगी। उसके पास एक प्लान है। वो वापस बेसमेंट में जाएगी और डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगी उन स्पिरिट्स को, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो स्पिरिट्स एक्चुअली में चाहते क्या है। वो वर्कर के स्पिरिट्स सिर्फ हॉन्ट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो भी जस्टिस चाहते हैं। तो जोयंग डिसाइड करती है कि मैं उनकी बात सुनूंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़न था, क्योंकि काफ़ी लोग पहले भी ट्राई कर चुके हैं और डिसअपियर हो चुके हैं। तो वो राइट के टाइम जब बिल्डिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, जोयंग अलोन बेसमेंट में जाती है, सिर्फ एक फ्लैश लाइट के साथ और उसका फ़ोन जो रिकॉर्ड कर रहा था सब कुछ। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डरावना था, हर साउंड से डरा रही थी। शैडोज़ डांस कर रही थी फ्लैश लाइट के सामने, और वो नॉइस जो कि बहुत ज़्यादा लाउड थी। जोयंग की नॉइस सुनकर नोज से खून आने लगा था। उसके कान में अनबियरेबल पेन हो रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। वो चिल्लाती है डार्कनेस में, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ था। और फिर दोस्तों लाइट्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं।
प्योर डार्कनेस, सिर्फ फ़ोन के स्क्रीन की डिम लाइट बस। और फ़ोन पे जो साउंड रिकॉर्डिंग ऐप है वो गो क्रेज़ी हो जाती है। वेव पीक पे है, मतलब एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस है। और फिर जो यंग को दिखता है कुछ ऐसा जो कि शायद वो देखना चाहती थी, लेकिन ये कोई टिपिकल स्केरी गोस्ट नहीं है। ये है डिस्टॉर्टेड ट्विस्टेड सफरिंग फेसेस विथ क्रस्ड बॉडी एग्नी, जो कि ट्रैप्ड सोल्स हैं। और वो स्पिरिट जो यंग की तरफ मूव करता है। इस मोमेंट पे ऑडियंस लिटरली अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखती है। और दोस्तों, यहाँ फिल्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है। जो यंग भागने की जगह वहाँ खड़े रहती है, वो स्पिरिट से डायरेक्टली फेस करती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें मारा गया था, तुम्हारी डेथ को एक्सीडेंट दिखाया गया, तुम्हें जस्टिस नहीं मिला, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊँगी। और दोस्तों, ये मोमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि देखो स्पिरिट एक्चुअली में विलन नहीं है, वो एक विक्टिम है जो ट्रैप्ड है और जो जस्टिस चाहते हैं, जिनको पीस नहीं मिला। और जब जो यंग ये प्रॉमिस करती है तो नॉइज़ धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। स्पिरिट के फेस थोड़ा काम हो जाते हैं, स्टिल डिसऑर्डर्ड बट थोड़ी सी पीस। और फिर जो यंग को एक विजन आता है। विजन में वो देखती है अपनी बहन जूही को, जो कि एक डार्कनेस में ट्रैप्ड है। वो रिएक्ट करती है जूही की तरफ और उसकी लिप्स मूव कर रही होती है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। जो यंग समझ जाती है कि जूही भी यहाँ ट्रैप्ड है और स्पिरिट उन्हें ले गए हैं। तो ये डिसीजन टाइम था जूही के लिए कि आखिर वो क्या करेगी। पहला ऑप्शन खुद को सैक्रिफाइस करके जूही को सेव करना, और दूसरा ऑप्शन बाहर निकल के प्रॉपर वे से स्पिरिट को पीस देना, इन्वेस्टिगेशन करके, ट्रुथ एक्सपोज करके और जस्टिस दिला के। और जो यंग चूज़ करती है द ब्रेवेस्ट वन। वो स्पिरिट से कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लाऊंगी, लेकिन मुझे मेरी बहन वापस चाहिए है। और फिर स्पिरिट इस बात पे एग्री करते हैं। एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट होता है और जो यंग अनकॉन्शियस होके वहाँ गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सामने था की-हून, जो कि जूही का बॉयफ्रेंड है, और पुलिस। जो यंग को पता चलता है कि वो फेंट होके गिर गई थी स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बेसमेंट में, और फिर वो नेबर्स को मिली मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में। लेकिन जूही वहाँ नहीं थी। जो यंग डेस्परेटली पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है, लेकिन पुलिस का जवाब यही था कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। मतलब जूही की फेथ अनक्लियर थी। कुछ दिन बाद जो यंग वापस अपार्टमेंट में जाती है। उसके साथ एक रिपोर्टर भी था और वो बताना चाहती थी पूरी स्टोरी, कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट की, कवर अप की, वर्कर्स की डेथ की। रिपोर्टर्स भी इंटरेस्टेड थे। वो कहते हैं कि वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और स्टोरी पब्लिश करेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो यंग ने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल किया स्पिरिट को जस्टिस दिलाने का, बट शायद स्पिरिट ने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया। जो यंग अकेली अपार्टमेंट में है और वो पैकिंग कर रही थी क्योंकि उसे अब बिल्डिंग छोड़कर जाना था। अचानक वो रुकती है, उसे कुछ फील होता है। वो स्लोली टर्न करती है और दोस्तों यहाँ उसके फेस पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, फेयर, रिलीफ, एक्सेप्टेंस। और बैकग्राउंड में बहुत ही फैंटी एक साउंड। क्या है वो साउंड? ऑडियंस को समझ नहीं आता क्लियरली, और हमें भी। कुछ लोगों को लगता है वो नॉइज़ वापस शुरू हो रही है, कुछ लोगों को लगता है कि जूही की आवाज़ है, कुछ लोगों को लगता है साइलेंस और जू यंग फाइनली फ्री है। कैमरा बिल्डिंग से दूर मूव करता है। एक वाइड शॉट, बिल्डिंग दिखती है काउंटलेस विंडोज़ के साथ। हर विंडो में डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। और दोस्तों कुछ विंडोज़ से फैंटी एक ग्लो दिखाई देती है, सुपरनैचुरल प्रेजेंस या जस्ट नॉर्मल लाइट, अनक्लियर है ना। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और लास्ट में एक फाइनल साउंड, बस हैवी और फैंटेसी, और बस यहाँ मूवी ख़त्म। अब दोस्तों ये एंडिंग इतनी एम्बिशियस है कि मल्टीपल थ्योरीज बन सकती है। पहला थ्योरी ये हो सकता है कि हैप्पी एंडिंग हो गया, जो यंग ने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो स्पिरिट ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया और जूही को वापस अपनी बहन को दे दिया और सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गए। सेकंड ये हो सकता है कि जूही परमानेंटली लॉस्ट हो चुकी है, अब स्पिरिट वर्ल्ड में वो खो चुकी है
और जो यंग सर्वाइव कर चुकी है और अपनी बहन को वो कभी नहीं मिल सकती। थर्ड ये हो सकता है, जो कि सबसे डार्क इंटरप्रिटेशन है, कि जो यंग खुद अब पार्ट है उस कर्ज की। स्पिरिट ने उसे एग्री किया बट एक्चुअली उसे भी ट्रैप्ड कर लिया। फोर्थ हो सकता है कि जूयंग का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। जूही स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर ली या कहीं चली गई और जूयंग ने बिलीफ में सुपरनैचुरल एलिमेंट इमेजिन कर लिया और वो भी मेंटल अनस्टेबल हो गई। काफ़ी सारी थ्योरीज बन सकती है एक तरह से सोचा जाए तो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये फिल्म एक्चुअली कन्वे क्या करना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी नहीं है, ये बहुत डीपर मीनिंग रखती है। देखो, मोस्ट हॉरर फिल्म्स विजुअल हॉरर यूज़ करते हैं, जैसे कि स्केरी फेसेस, जंप स्केयर्स और ब्लड और ऐसा कुछ, लेकिन नॉइस ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच किया है। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये बाकी हॉरर मूवी से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ साउंड ही प्राइमरी वेपन है और दोस्तों ये ब्रिलियंट है क्योंकि साउंड से एस्केप नहीं किया जा सकता। ना ही आप आंखें बंद करके साउंड से बच सकते हो और ना ही कान बंद करके। साउंड इनविजिबल है, जो कि डायरेक्टली दिखता नहीं है लेकिन इफ़ेक्ट पावरफुल होता है। साउंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, स्लोली जो कि इंसान को पागल करता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आवाज़ जो फिज़िकली हार्म नहीं कर सकती लेकिन मेंटली कम्प्लीटली किसी इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है नॉइस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अंडररेटेड हिडन जेम्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।